रेनू जी, आप अपना रोल नंबर बताइए। 631945। वेरी गुड। आप अपना इंट्रोडक्शन दें। सर, मेरा नाम रेणुपाल है। मैं शिवपुरी जिले के बदरवास तहसील की निवासी हूँ। मैंने अपनी प्रारंभिक स्कूली शिक्षा बदरवास के ही शासकीय मॉडल स्कूल से कंप्लीट की है। उसके पश्चात मैंने ग्रेजुएशन बीएससी मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री से तथा पोस्ट ग्रेजुएशन हिस्ट्री से कंप्लीट किया है गवर्नमेंट पीजी कॉलेज गुना से। उसके पश्चात मैंने एमपी सेट तथा नेट क्वालिफाई किया है। मेरी हॉबी जैकेट स्टिचिंग, जो कि वर्तमान में ओडीओपी में शामिल है, तथा भजन सुनना है। और सर, वर्तमान में मैं असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रही हूँ और मैं भविष्य में स्वयं को असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में देखती हूँ। और इस पद पर रहकर मैं आगे शोध संस्थान में भाग लेना चाहती हूँ। आपने बीएससी किया था? यस सर। उसके बाद फिर आपने एमए किया। यस सर। ये आपने स्ट्रीम अपनी चेंज क्यों की? सर, इसके पीछे दो कारण हैं सर। पहले तो ये कि कोरोना के टाइम पे मैं बीएससी कर रही थी। उसी दौरान कोरोना में लॉकडाउन लग गया था। तो सर, मैंने घर पे जो हिस्ट्री की बुक्स रखी थी तो मैंने वो पढ़ना स्टार्ट की, तो मुझे उसमें इंटरेस्ट आया। और दूसरी बात तो सर, जो मेरे नाना जी हैं तो वो मुझे कहानियाँ सुनाते थे, जिनको स्थानीय लेवल पे कैनात बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं? कैनात। कैनात? हाँ, अच्छा। कहना सुनाते थे। ओके। तो वहाँ से मेरी हिस्ट्री में ज़्यादा तो नाना रुचि। जी की कोई कहानी मुझे सुनाओ, क्या सुनाते थे नाना सर, उनकी एक कहानी है, नल दमयंती की भी कहानी सुनाते थे। जी? कोई बताइए। जी सर। सर, नल नरवर के राजा थे और निषाद राज के पुत्र थे। उनकी उन्होंने विदर्भ की राजकुमारी थी दमयंती, उनसे विवाह किया था। उसके पश्चात उन्होंने स्वयंवर के लिए वो संदेश भेजा था उनको। तो जैसे ही उनका स्वयंवर होता है, वहाँ पे देवता भी आते हैं स्वयंवर के लिए, क्योंकि जो दमयंती थी वो बहुत ही सुंदर थी। तो इसके लिए फिर जब स्वयंवर होता है तो वहाँ पे जो देवता भी थे तो वो भी चाहते थे कि दमयंती उनकी वाइफ बने, ऐसा। तो फिर उन्होंने नल का ही रूप लेकर उनको छल करने के लिए उनके समक्ष प्रकट हुए। उन्होंने देखा कि जो देवता हैं वो, मतलब सारे देवता नल बन गए थे? हाँ, नल का ही रूप धारण किया था उन्होंने। तो सर, उन्होंने देखा कि जो नल हैं वो मनुष्य हैं, और उनकी जो पैर हैं वो जमीन पर थे। जो देवताओं के पैर थे वो मतलब लटके हुए थे हवा में। और जो उनके गले में जो माला थी वो मुरझाई हुई थी, जबकि देवताओं के गले में जो माला थी तो वो मतलब अच्छी थी, स्वस्थ थी वो। तो जैसे ही उन्होंने देखा तो उन्होंने पहचान के उनके गले में माला डाली, तो जैसे स्वयंवर हो गया सर। फिर उसके पश्चात वो अपने राज्य में आते हैं और एक जादुई पासे के खेल में उनको उसके बाद हरा दिया जाता है। तो वो अपना राजपाट हार जाते हैं, और राजपाट हार जाने के बाद में उनको निकाल दिया जाता है राज्य से। और फिर जो दमयंती थी वो उनको छोड़ के भी चले जाते हैं वो। तो फिर उसके बाद में वो भटकते भटकते जो विदर्भ था उसी क्षेत्र में जो दमयंती का मायका था वहाँ चले जाते हैं। तो वहाँ पे वो कोई नाम था सर, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। वो नाम का भेष धारण करके रथकार के रूप में उसी राज्य में नौकरी करते हैं। और दमयंती भी उनको ढूंढती हुई जाती हैं, और जैसे ही ढूंढती हैं तो उनको नहीं मिलते हैं वो। और लेकिन एक दिन वो जब मायके पहुंच जाती है तो वो देखती हैं कि वो उनको देखकर पहचान जाती हैं कि ये मेरे पति हैं। तो ऐसे ही सर वो मिलन हो जाता है उनका। ऐसी कहानी। तो इस घटना से आप इतिहास कहाँ ढूंढती हैं? सर, इतिहास में एक तो सर ये नरवर के क्षेत्र से संबंधित है। तो सर ये, और सर इससे हमें ये सीख मिलती है कि ये मतलब किसी भी चीज़ को अगर आत्मविश्वास के साथ में प्राप्त करने की कोशिश की जाए तो प्राप्त हो जाती है। वेरी गुड। तो
इतिहास विषय में आपके क्या क्या विषय थे एमए में, जी सर। टॉपिक सब्जेक्ट? सर मध्यकालीन सर फोर्थ मतलब चारों सेमेस्टरों में अलग अलग थे। जी, चारों सेमेस्टर के बताइए। हाँ सर, फर्स्ट सेमेस्टर में मध्यकालीन राजनीति थी, और विचारों का इतिहास था, इतिहास लेखन की अवधारणा थी, 19वीं शताब्दी का सॉरी सर 18वीं शताब्दी का विश्व इतिहास था। और सेकंड सेमेस्टर में 19वीं शताब्दी का विश्व इतिहास था, और मध्यकालीन राजनीतिक व्यवस्था, और मध्यकालीन सांस्कृतिक व्यवस्था थी, और नारी का इतिहास था। और उसके पश्चात थर्ड सेमेस्टर में 20वीं सदी का इतिहास था, विश्व इतिहास, मध्यकालीन राजनीतिक व्यवस्था थी, और मध्यकालीन ही सांस्कृतिक व्यवस्था थी, और इसमें ग्वालियर शासकों का ग्वालियर रियासत का इतिहास था सर। और फोर्थ सेमेस्टर में भी 20वीं सदी के इतिहास का ही है, जो कि सन सन भूल गई हूँ सर मैं। और सर मध्यकालीन राजनीतिक व्यवस्था, और मध्यकालीन सांस्कृतिक व्यवस्था, और इतिहास लेखन की अवधारणा थी। ठीक है, तो इसमें आपने ग्वालियर रियासत का इतिहास पढ़ा है ना, जी। तो इसके बारे में बताइए। सर ग्वालियर रियासत का तो सर इसमें हम सिंधियाओं का पढ़ते हैं, ज्यादातर सिंधियाओं का ही करते हैं। जिसमें लेकिन ग्वालियर रियासत में तो बहुत ही आया थे पहले के राजा में। सर उसमें सिंधिया राजाओं से लेकर आजादी तक का इतिहास था। हाँ, ठीक, चलिए सिंधिया राजवंश बताइए। तो सिंधिया राजवंश राणोजी सिंधिया के द्वारा स्थापित था, जो पहले उज्जैन में शासन थे। बाद में जब माधवराव सिंधिया ने माधवजी राव सिंधिया ने ग्वालियर क्षेत्र को जीता था, और सन 1810 में दौलत राव सिंधिया ने ग्वालियर को राजधानी बनाया था। उसके पश्चात में सर यहाँ की उसके बाद माधवराव सिंधिया शासक बने थे। उसके पश्चात जयाजी राव सिंधिया 1857 की क्रांति के टाइम पे शासक थे, और सर माधवराव सेकंड द्वितीय थे, फिर जीवाजी राव सिंधिया 1925 से लेके भारत की आजादी तक था। जीवाजी राव, तो जीवाजी राव की कुछ उपलब्धियां बताइए। जी सर, सबसे सर्वप्रथम तो सर जब 1925 में वो शासक बने थे, तो उनकी उम्र कम थी, मतलब तो उनको काउंसिल के थ्रू उन्होंने शासन किया था। फिर जब वो बड़ी हुई तो उन्होंने शासन सत्ता संभाली, और उसके पश्चात सर सबसे बड़ी उपलब्धि तो यही थी उनकी कि उन्होंने भारत संघ में शामिल होने का निर्णय लिया था, और भारत की विकास के लिए उन्होंने सरकार को कुछ पैसे दिए। और सर उनके नाम पे जीवाजी यूनिवर्सिटी है, और तो वो तो उन्होंने नहीं बनवाई, उनका इसमें काम करते। अच्छा ये बताइए, 1857 में जो रिवोल्ट हुआ था उस समय सिंधिया वंश की क्या भूमिका रही थी? सर इसके दो पक्ष हैं सर। एक पक्ष सर इनके नेगेटिव जाता है, और एक पक्ष सर पॉजिटिव भी रहता है। जैसा अभी वर्तमान में हम कुछ पॉजिटिव थॉट्स भी सुन रहे हैं इनके बारे में। तो सर सबसे पहले तो ये था कि जब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई किले पर आक्रमण करने के लिए आई थी, तो उन्होंने वो वहां से उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था, और ऐसा बोलते हैं कि उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। लेकिन सर दूसरा पक्ष ये भी कहते हैं कि वो अपने मंत्री को सारा राजपाट छोड़कर आगरा चले गए थे, और उनके जो मंत्री थे उन्होंने जो रानी लक्ष्मीबाई थी उनका साथ दिया। उनके मंत्री हैं? हाँ। तो क्या नाम था मंत्री का? बाद में उनको सर दंडित भी किया गया मंत्री को। मंत्री के साथ राजकोष उनको सौंप दिया। किसने सिंधिया जी ने उनको दंडित किया था? जो
बाद में जो अंग्रेज थे उन्होंने दंडित किया। मंत्री को हाँ। आपने शिवपुरी के इतिहास के बारे में कुछ बताइए। जी सर। सर शिवपुरी का इतिहास प्राग ऐतिहासिक काल से ही संबंधित है, जिसमें हम बरखा खो और चुड़ैल छाज गुफा चित्र के बारे में देखते हैं। फिर उसके बाद में हमें कुछ सर मध्यकाल के कुछ साक्ष्य मिलते हैं। और सर 10वीं शताब्दी में देखें तो प्रतिहार शासकों का भी शासनकाल रहा है यहाँ पे। उसके पश्चात कछवाहा शासकों ने शासन किया है। और 11वीं-12वीं शताब्दी के समथिंग परमाणु का शासन रहा था, जिन्होंने करेरा में कुछ किलों का निर्माण करवाया था। और ये आपका कछवाहा वंश का कहाँ पर रहा है? कछवाहा वंश का भी शिवपुरी के आसपास, शिवपुरी ग्वालियर वाले क्षेत्र में था। उनकी राजधानी कहाँ थी? कछवाओं की राजधानी नरवर में थी। नरवर। अच्छा ये बताइए, इतिहास लेखन की मतलब कौन कौन सी विधाएं हैं? इतिहास लेखन की विधाएं, सॉरी सर मैं याद नहीं कर पा रही हूँ। मार्क्सवादी इतिहास क्या है? सर मार्क्सवादी इतिहास का सर ये कार्ल मार्क्स से संबंधित है, जिसमें आर्थिक इतिहास को ज्यादा महत्वपूर्ण माना है। और सर आर्थिक इतिहास को ज्यादा महत्व, या जैसे डीडी कौशाम्बी है वो मार्क्सवादी लेखक हैं, तो उन्होंने सर और कौन है मार्क्सवादी? सर एक सुमित सरकार है और डीडी कौशाम्बी है। रेणु जी, ये बताइए आपके शिवपुरी जिले में नरवर आता है, वो क्या तहसील है? यस सर। तो इसकी इतिहास के बारे में कुछ बताइए। सर वहाँ पर जो है नरवर में एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, लोड़ी माता का मंदिर। तो ऐसा कहते हैं कि वहाँ पे जो लोड़ी माता थी और वहाँ के शासक ने मतलब जादू टोना करनी थी वो, तो वहाँ के जो शासक थे उन्होंने उनसे कुछ शर्त रखी थी, तो सर वो हार जाते। सर मेरे याद नहीं आता। ये आपकी लोड़ी जो माता है ना, आप गए कभी वहाँ पर? नहीं सर मैं वहाँ पर जो है जैसे जो पूजा वगैरह की जाती है, ऐसी मान्यता है कि वहाँ पर जो है जैसे घर में जैसे बड़ा पुत्र या उसके पुत्र होता है तो वहाँ पर पूजा देनी आवश्यक होती है। इस बात से आप कितना सहमत हैं? मैंने इस बारे में पढ़ा तो नहीं है। विशेषता जैसे यहाँ पर जैसे आपका ग्वालियर जिले से और अपना भिंड जिले से कई अक्सर लोग वहाँ जाते हैं, तो इसके पीछे कोई मतलब धार्मिक कारण है या कोई वैसा दूसरा कोई कारण है इसके पीछे? सर इसके पीछे धार्मिक कारण ही हो सकता है, और सर इसमें ये भी है कि सर कुछ अंधविश्वास भी होते हैं, लेकिन कुछ मान्यता। आपके हिसाब से क्या है, ये अंधविश्वास है या नहीं, आप अपना व्यू बताइए, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? सर मुझे लगता है कि सर ये एक धार्मिक पर्पस से उन लोगों के लिए सब उसका केंद्र होता होगा सर। वहाँ पर साधारण पूजा की बजाय जैसे कभी कभी जो है जानवरों की बलि वगैरह इस तरह के भी कुछ कार्यक्रम किए जाते हैं, तो ये सही है या नहीं? जी बिल्कुल सही नहीं है। पशु हत्या सर मतलब कानूनी अपराध है। सर जैसे मैं अगर हमारा वैदिक काल से लगाऊं धार्मिक उसमें, तो सर पहले भी जो बलि दी जाती थी वो प्रतीकात्मक रूप से किसी पशु का चित्र मतलब मिट्टी के वो बनाकर, जैसे मृण मूर्ति बनाकर सर उसकी बलि दी जाती थी। लेकिन अभी वर्तमान में क्या हो रहा है, या फिर कुछ जैसे मध्यकाल में वर्तमान में
कि जो पशु वगैरह होते हैं उनकी जीवित पशुओं की बलि दी जाती है। तो सर ये एक कानूनी अपराध है। बाकी प्रतीकात्मक रूप से अगर ये हो तो ये धार्मिक धार्मिक एक भावना होती है तो उसको ठेस नहीं पहुंचेगी। चलिए ठीक है। ये बताइए इतिहास में जो है हुसूद कानून किसके शासन में लाया गया था? चलिए ये बताइए महलवारी जो शब्द है प्रारंभ में किस ग्रंथ में उपयोग किया गया था? सॉरी सर, मैं एग्जैक्ट याद नहीं कर पा रही हूँ, पर चाणक्य के अर्थशास्त्र में उपयोग हुआ था शायद। नहीं तो मतलब ये इसका जो महलवारी जो प्रथा जो लाई गई थी, इसका मतलब उसमें चाणक्य जी का योगदान रहा है इसमें? पता नहीं है सर मुझे इस बारे में। चलिए कोई बात नहीं। ये बताइए दह ए दह ये जो है अकबर के शासनकाल में कौन थे? सर एक बार और आप repeat- दह ए दह, जैसे हम आईने अकबरी लिखते हैं ना, हाँ। उसी तरीके से दह ए दह लिखा गया है। ये अकबर के शासनकाल में थे, कौन थे? तो मुझे इस बारे में जानकारी नहीं, माफी चाहूंगी। चलिए ये बताइए आर्थिक इतिहास क्या होता है? सर आर्थिक इतिहास वह इतिहास होता है जिसमें जो इतिहास से संबंधित आर्थिक क्रियाओं का या गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। जैसे वाणिज्य व्यापार, इतिहास में जो वाणिज्य व्यापार होते हैं उनका, कृषि का, पशुपालन का और आवागमन के जो भी साधन होते थे वाणिज्य व्यापार का। अच्छा ये बताइए जैसे आधुनिक इतिहास के संबंध में कुछ जो है इतिहासकार हुए हैं जिन्होंने अपना जो है आधुनिक इतिहास के बारे में जो है अपने विचार व्यक्त किए हैं। जी सर। उनमें से जैसे फ्रांसीसी या ब्रिटिश कोई इतिहासकार के बारे में बताइए जिन्होंने इसका उल्लेख किया है। सर बी स्मिथ है जो आधुनिक इतिहासकार हैं। जेम्स स्मिथ भी थे, ब्रिटिश इतिहासकार थे। तो मैं दोनों। चलिए ठीक है। उपनिवेशवाद क्या होता है? सर उपनिवेशवाद किसी भी क्षेत्र पर या किसी भी देश पर किसी दूसरे देश का अधिकार मान लेना उसके उपनिवेशवाद कहेंगे। उसकी शासन प्रशासन सभी अपने हाथ में ले लेना। ठीक है। ये बताइए साम्राज्यवादी जो अवधारणा है वो किसने दी थी? सॉरी सर मुझे याद नहीं है। चलिए ये बताइए निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया था? अरविंद घोष ने दिया। शायद। दादा भाई नौरोजी। चलिए निष्कासन का सिद्धांत। जी सर। चलिए ये बताइए हम जो है ब्रिटिशर्स के शासन के अधीन रहे हैं हम लोग। जी सर। तो ब्रिटिश शासन ने भारत में क्या ऐसे कुछ चीजें बताइए जो उन्होंने की और आज भी हम उन को फॉलो कर रहे हैं। मतलब उनका इतिहास में क्या योगदान है भारत के इतिहास को लेकर के अगर हम बात करें, उपनिवेश के तौर पे हमारे ऊपर शासन किया है उन्होंने, जी सर। तो ऐसी कुछ उपलब्धियां बताइए जो आज हमारे लिए एक जिस बोलते हैं कि लैंडमार्क जिसको हम कहते हैं वो सिद्ध हो रही है। सर एक रेलवे का विकास। ठीक है। तार का विकास। ठीक है। बैंकिंग प्रणाली। बैंकिंग प्रणाली। अच्छा ये हमारी जो शिक्षा की जो व्यवस्था है ये भी हम ऐसा मानते हैं कि भाई जो है ब्रिटिशर्स की देन है। जो मतलब जैसे हमारा जो आजादी के बाद जो हमने जो एक शिक्षा के क्षेत्र में जो हमने अपना अलग से एक शिक्षा का एक पैटर्न बनाया हम लोग देखते आ रहे हैं। जी सर। तो जो आपका जो वर्तमान जो नीति है, जैसे हमारी जो वर्तमान में 2020 की जो शिक्षा नीति है जी सर। वो उसमें और जो ब्रिटिश काल के जो शिक्षा नीति थी उसमें क्या बेसिक अंतर था?
सर ब्रिटिश काल में जो शिक्षा नीति थी वो मोस्टली अंग्रेजी पद्धति पर ज्यादा जोर देते थे, लेकिन हमारी जो अभी वर्तमान की जो पद्धति है वो इंग्लिश के साथ में हमारी जो देश की मातृभाषा है उस पे ज्यादा जोर दिया जाता है। तो जैसे हमारी मातृभाषा में हिंदी है और त्रिभाषा फॉर्मूला को भी अपनाने का कहा गया है, तो सर एक अंतर ये हो सकता है। और सर दूसरा अंतर ये है कि जो ब्रिटिश थे उनका उन्होंने डाउनवर्ड फिल्टरेशन थ्योरी अपनाई थी, जिसमें जो उच्च वर्ग और मध्यम वर्ग के कुछ ही लोग होते थे उनको ही शिक्षा दी जाती थी। और हमारे यहाँ पे सबके समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने का एक वो है। और सदन विकास लक्ष्य में भी इसको शामिल किया गया है। कुछ होम रूल लीग के बारे में बताइए। होम रूल की सर्वप्रथम अवधारणा है वो आयरलैंड में की गई थी। हमारे यहाँ पे तिलक बाल गंगाधर तिलक ने 1916 में अप्रैल 1916 में तथा एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में प्रारंभ की थी। जो तिलक का जो क्षेत्र था वो मुंबई और उसके आसपास का क्षेत्र था, जबकि जो एनी बेसेंट है उन्होंने पूरे इंडिया में उसका ये क्षेत्र था। और सर होम रूल लीग की जो प्रमुख अवधारणा थी वो थी वह शासन, यानी कि स्वयं शासन करने पर जोर दिया। एक शब्द है अघन्या, इससे आप क्या समझते हैं? अघन्या मतलब मारने योग्य ना होना, ये इसका शब्द है। और सर ऋग्वैदिक काल में जो गाय होती थी उसको अघन्या कहा जाता। और अमाजु जो अविवाहित महिलाएं होती थी ऋग्वैदिक काल में उसको अमाजु कहा जाता। थोड़ा करंट के बारे में पूछ लेते हैं। अभी अयोध्या में एक ध्वज मोदी जी ने फहराया है, तो उस ध्वज पे क्या क्या बना हुआ था बता सकती हैं? जी मैम, कुबीदार वृक्ष का वृक्ष बना हुआ है, एक सूर्य बना हुआ है, उसके मध्य में ओम। ऑपरेशन सागर सिंधु जी मैम, मतलब चलाया गया क्यों? मैं इसको पढ़ लूँ। ठीक है। मिंट्स मतलब टकसाल क्या होते हैं? टकसाल और अभी इंडिया में कितने हैं टोटल? 4 कहाँ एक नासिक में है, मद्रास में है, नोएडा में है और एक मुंबई में। हैदराबाद में है एक MHK है, हाँ। एक कोलकाता में है, एक महाराष्ट्र में है, एक नोएडा वाला लेटेस्ट है। ठीक है। मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक के बारे में मतलब 5 उनके अच्छे काम मतलब बताइए, महत्वपूर्ण जो आपको लगते हैं। जी मैम एक तो उन्होंने अभिलेख उठाए थे जिससे कि हमें उनके बारे में वर्तमान में भी जानकारी प्राप्त होती है। दूसरा, उन्होंने प्रजा के लिए काम किया था और पशु हिंसा या पशु हत्या पर रोक लगाई थी उन्होंने। और तीसरा जो कारण है धार्मिक सहिष्णुता में उन्होंने सभी वर्गों को, चाहे बौद्ध हो, हिंदू, ब्राह्मण, जैन, उन सभी को महत्व दिया था समावेश के। और टैक्स भी कम कर और बौद्ध धर्म के लिए प्रचार किया, पुत्र और पुत्री को बाहर। थैंक यू। रेणु जी, आप शिवपुरी से हैं, तो वहाँ पे एक नेशनल पार्क है, कौन सा? कब हुई थी इसकी स्थापना? और 1958। चलिए। और आपकी हॉबी है भजन सुनना, तो किस तरह के भजन सुनना आप पसंद करते हैं? और मैम जो सामान्य भजन चलते हैं कौन सा? जो सामान्य भजन होते हैं ना, सामान्य भजन। चलिए अब बात करते हैं सब्जेक्ट की। तो इतिहास को आप क्या समझती हैं? आपकी नजर में इतिहास क्या है? एक कला है, विज्ञान है या फिलॉसफी है, क्या है आपकी कला नजर में? क्या विज्ञान दोनों समझती हैं? जी कैसे? मैम, कला इसलिए है क्योंकि इसमें हमें जो विभिन्न अवधारणाएं होती हैं उनको समझने में, उनको जो अतीत की अवधारणा है उनको समझने में
उनको समझने का प्रयास हम करते हैं। और विज्ञान इसलिए है क्योंकि इसमें कुछ तथ्यों का भी तथ्य और प्रमाणों का भी शामिल किया जाता है, तो ये विज्ञान। अच्छा, आप ये बताइए कि द्वैत शासन था कब से कब तक लगा था और कितनी बार लगा है? बस द्वैत शासन मैं एक ही बार याद कर पा रही हूँ। ये 1765 से 1772 तक। 2 बार लगा है, देख लीजिएगा। चलिए आप ये बताइए सामंतवाद की शुरुआत शुरुआत कहाँ से हुई प्राचीन भारत में? सामंतवाद की शुरुआत कहाँ से हुई? मैम ये हम गुप्त काल से पढ़ते हैं कि गुप्त काल से सामंतवाद का प्रारंभ हुआ था, लेकिन गुप्तोत्तर काल में इसका प्रभाव ज्यादा देखने को मिला। और भारतीय ज्ञान परंपरा से आप क्या समझती हैं? मैम प्राचीन काल में जो हमारे विद्वान हुए हैं, ऋषि मुनि हुए हैं, उनके द्वारा जो ज्ञान का विकास किया गया था, उनको भारतीय ज्ञान परंपरा। अच्छा, जो आप बता रही हैं कि ऋषि हुए हैं, विज्ञान, नाम बताइए उनके। नाम दो या तीन नाम। हाँ, ऋषि वशिष्ठ हुए हैं, ऋषि सुश्रुत हुए हैं और विश्वामित्र हुए हैं। अब बताइए कि महाकाव्यों का युग क्यों बोलते हैं और कब से शुरुआत हुई थी? एग्जैक्ट आपको टाइम पीरियड पता है? कैसे शुरुआत हुई है? इसे सूत्र या महाकाव्यों का युग क्यों बोलते हैं? मैम जहाँ तक मैं याद कर पा रही हूँ तो 600 ईसा पूर्व से लगभग 300 ईसा पूर्व तक के जो काल है उसको सूत्रकाल या महाकाव्य काल कहा जाता है, जिसमें महाकाव्यों की रचना की गई थी। चलिए आप ये बताइए कि जो मध्यकाल है उसमें स्त्रियों की दशा कैसी थी या स्थिति कैसी थी? मैम जो निम्न वर्गीय की महिलाएं थी उनकी स्थिति दयनीय थी, बहुत गिरावट हुई थी उसमें, और कुछ उच्च वर्गीय की जो महिलाएं थी उनकी स्थिति अच्छी थी। चलिए, तो एमपी की बात करें तो एमपी में 1857 की शुरुआत कहाँ से हुई? और नीमच में 3 जुलाई 1878। अच्छा, और ब्लैक डेथ क्या? ब्लैक ब्लैक क्या और जैसे कि धन का निष्कासन सिद्धांत सर ने आपसे पूछा भी था, किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी। अच्छा, इसमें इसमें किस चीज का वर्णन किया गया था? थोड़ा आप समझाएंगे? दादा भाई नौरोजी ने बताया था कि भारत से धन ब्रिटिशों द्वारा ब्रिटेन ले जाया जाता है, और कोई मतलब किस तरीके से ले जाया जाता है ये पूरा थ्योरी ये दोहन का सिद्धांत। चलिए, अब बताइए अकबर के 9 रत्न थे, है ना? जी मैम। कौन कौन थे? तानसेन थे, बीरबल थे, मान सिंह, मुल्ला दुल प्याजा, अबुल फजल, अबुल खिलजी और मान सिंह। हमारा लास्ट क्वेश्चन है आपसे, आप आगे करना चाहती है ना शोध में भी करना चाहती है वर्क, तो आपका क्या टॉपिक क्या रहेगा उसमें? अभी मैंने पीएचडी में अप्लाई तो नहीं किया है, लेकिन मैंने टॉपिक सोचा है, जैसे भारतीय ज्ञान परंपरा है उसमें जल प्रबंधन से संबंधित एक टॉपिक है, और मैम एक जो हमारे क्षेत्र में रहने वाली क्षेत्रीय जनजाति उसकी जो ऐतिहासिक शैक्षणिक पृष्ठभूमि है इसके बारे में। चलिए सेकंड लास्ट बताइए, सोर्स है हिस्ट्री का, जैसे आप आगे शोध कार्य भी करेंगे तो उसमें सोर्स होते हैं, कितनी तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं, प्राथमिक होती है, तो दोनों बात कर रेनू जी, जी सर। आपका बॉडी पोस्चर सही है, बैठने का तरीका, और चेहरे पर मतलब आपका कॉन्फिडेंस ठीक है, और आंसर लॉजिकल है। आपका इतिहास विषय की भी समझ आपको ठीक है, शिवपुरी जिले की भी जानकारी ठीक है आपको, और इसमें आपका थोड़ा सा कहीं आपका फ्लो थोड़ा सा टूटता है, थोड़ा सा फ्लो लाने की कोशिश करें, जी सर। इसकी प्रैक्टिस आपको करनी है। और करंट अफेयर्स जो है ना थोड़ा सा
न्यूज तो पढ़ते रहिए रेगुलर। और भारतीय जैन परंपरा और एनईपी 2020 के बारे में भी पढ़ लीजिए। तो वो भी ठीक है, सही है। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बीच में दिखता है, कभी कभी नर्वसनेस भी दिखने लगती है, मतलब दोनों का मिला जुला चल रहा है। हाँ सर, क्योंकि फर्स्ट मॉक है ना, तो हाँ। थोड़ा सा नर्वस। लेकिन थोड़ा सा ठीक है, फिर भी ओवरऑल ये है कि चल रहा है।